दोस्तों हम पढ़ेंगे जो सी लैंग्वेज होती है ना उसके बारे में। मैं आपको सी लैंग्वेज को दो पार्ट में करके पूरा दे दूंगा पूरे लेक्चर। ठीक है ना दोस्तों। तो सी लैंग्वेज का ये पहला पार्ट है जिसमें हम सी लैंग्वेज का काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेंगे, और जो पार्ट टू आएगा हम उसमें इसमें जो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसको थोड़ा आगे ले जाके और पढ़ेंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं उसमें दे दूंगा। ठीक है ना। और जो इसका है थोड़ा बहुत मैं रिवीजन भी इसमें दे दूंगा। और पार्ट टू में मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह करवा दूंगा इसके, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। आप मेरे इस पे मत जाना कि वीडियो में नहीं दिख रहे हैं तो फिर कैसे क्या होगा, पर आप पूरा फोकस इस पेज पे करो। मैंने नोट्स बनाए हैं इसमें, ये सारे लिख के फिर गूगल से नोट्स क्रिएट किए हैं। ठीक है ना। तो आप इन नोट्स को अच्छे से लिखो, और मैं आपको या तो ये नोट्स को बता देना मेरे को कि कहीं पे दे दूंगा टेलीग्राम वगैरह पे, या फिर आप खुद बना लो अपनी कॉपी में। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं एक बार बना लो, साथ में वैसे भी पढ़ रहे हो तो, और टाइम कम है तो फिर आप बोल देना, मैं दे दूंगा आपको नोट्स ये। पर आपको खुद को ये नोट्स कम से कम 2-3 बार आंखों से निकालने होंगे, 3-4 बार ही निकाल लेना आप, तभी फ़ायदा मिलेगा इसका कुछ। क्योंकि जो सी लैंग्वेज है वो सबकी बेस लैंग्वेज है। अभी आप आगे सीखोगे C++, जावा है, और जो पाइथन है, इनकी जो बेस लैंग्वेज है ये सी लैंग्वेज है ना। सी से ही C++ आई है ऐसे, और इसी इन्हीं का फिर वो आगे का रूप है। जो स्क्रिप्ट वीडियो गेमिंग वगैरह जो वेबसाइट वगैरह ज़्यादा बनती है वो जावा में बनती है। तो फिर आपको एक तो ये इसमें आएगा आपके कंप्यूटर अनुदेशक में, और दूसरा ये है कि आप अगर नहीं आएगा ना तो भी इसमें डेप्थ तक इतना लेंगे कि इतना क्वेश्चन या तो आपका छूटेगा ही नहीं, पहली बात तो क्वेश्चन। और अगर इसके क्वेश्चन आए ही नहीं ना तो भी आपको इतनी सारी जानकारी हो जाएगी कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी बहुत काम आएगा ये। ठीक है ना दोस्तों। तो चलो हम शुरू करते हैं इसके बारे में, कैसे क्या है। जो हम पढ़ेंगे ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे क्या होती है। ठीक है दोस्तों। प्रोग्राम क्या होता है? एक तो प्रोग्राम होता है आपका, जो आप अपने हिसाब से सेट करते हो आपका प्रोग्राम। वो प्रोग्राम नहीं है जो आपके आपका रहता है प्रोग्राम, उसको जब चाहे सेट कर सकते हो आप। पर ये प्रोग्राम रहता है वो जो कंप्यूटर में हम छोटे छोटे कार्य में जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, ये हो गया, एक कोई काम ले लिया बड़ा हमने, उसको छोटे छोटे भाग में ऐसे डिवाइड करके हम बनाते हैं, तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना। प्रोग्रामिंग, उनको जो काम करते हैं उसे प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है? निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्शंस का समूह है, प्रोग्राम कहलाता है। जैसे ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हो गया, ये इंस्ट्रक्शंस हो गए सारे, इनको हम एक साथ में मिलाएंगे ना तो ये सारा प्रोग्राम होगा। ठीक है ना। ये एक साथ में प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। और प्रोग्रामिंग किसी समस्या का समाधान कंप्यूटर द्वारा करने के लिए कंप्यूटर की समझ के अनुरूप भाषा को बदलना प्रोग्रामिंग कहलाता है। जैसे आपने कोई भाषा है वो कंप्यूटर के अनुरूप आपने उसको बदल दी हुई, उसे प्रोग्रामिंग। जैसे आपने किसी भाषा में किया, ये सी में किया, C++ में किया, या जावा में किया, पाइथन, मतलब जो भी भाषा में आपने किया उसको आप फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उसको कंप्यूटर या मशीन लैंग्वेज में बदलेगा और वो अपने अनुरूप समझेगा, उसे भी प्रोग्रामिंग ही कहते हैं। ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है ना वो दो प्रकार की होती है। लैंग्वेज एक होती है जो होती है लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज, जो प्रारंभिक होती है, जो जो पहले आई थी लैंग्वेज ज़्यादा, उसमें हम प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं कर सकते उसमें। ठीक है ना। और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अभी इसमें कोई 3 भागों में बांटता है, पर मेनली 2 ही भाग होते हैं, लो लेवल और हाई लेवल। ठीक है ना। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें 2 ही लैंग्वेज होती है। कौन कौन सी? एक तो बाइनरी होती है, और एक होती है वो होती है असेंबली। ठीक है ना।
और बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन कोड्स जो ये रहती है वो जीरो और वंस को समझती है, जीरो और वन को ही समझ सकती है। ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें लो लेवल लैंग्वेज इसके प्रोग्राम बाइनरी फॉर्म में लिखे जाते हैं। मतलब जो इसको बाइनरी अंक कौन से हैं, जीरो और वन बाइनरी अंक है, तो इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं मशीन लैंग्वेज को, ठीक है ना। और इसमें दे रखा है कि साथ दोनों को बाइनरी लैंग्वेज ही बोल रहे हैं, असेंबली को भी, पर असेंबली लैंग्वेज अलग है और बाइनरी अलग है। बाइनरी लैंग्वेज है जो मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके इंस्ट्रक्शंस बाइनरी फॉर्म में होते हैं ता कंप्यूटर द्वारा डायरेक्ट पढ़े जाते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, आपसे कोई पूछेगा ना तो आप उसका जवाब क्या दोगे? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी। कौन सी? बाइनरी। कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज समझेगा, जीरो और वन में। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। हम जो भी टाइपिंग करते हैं या कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो कंप्यूटर एक बार उसको कन्वर्ट करता है उसकी भाषा में, जिसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। पहले कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगा, फिर उसे समझेगा, फिर जो प्रोग्राम हमने दिया है उसका वो प्रोसेस करेगा, वापस से आउटपुट देगा, तो वापस से आउटपुट हमें वापस हाई लेवल लैंग्वेज में देता है ताकि हम समझ सकते हैं। हम हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं और कंप्यूटर है वो लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। पढ़े जाते हैं। ये मशीन के निर्भर मॉडिफाई करना कठिन, मतलब ये जो लैंग्वेज है ना ये मशीन के ऊपर निर्भर है, मशीन के ऊपर निर्भर है, और मॉडिफाई करना इसको कठिन है क्योंकि इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जीरो वन है, जीरो वन है, अभी आप प्रोग्राम करोगे ना तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या है, तो इसको उसमें हम चेंज ही नहीं कर सकते कुछ। और प्रोग्राम लिखना ह्यूमंस के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक प्रोग्राम लिखोगे तो पता नहीं कितने ही दिन लग जाएंगे आपको प्रोग्राम लिखने में, ठीक है। दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। ये लो लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसमें थोड़े बहुत सिंबल वगैरह काम में लिए जाते हैं। इसके प्रोग्राम को सेट निमोनिक्स कोड कहा जाता है। निमोनिक्स क्योंकि इसमें सिंबल काम में लिए जाते हैं इसलिए इसको निमोनिक्स लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये मशीन पर निर्भर रहती है। अभी ये भी मशीन लैंग्वेज ही है। और दूसरी होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। इसके प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं जो समझने में, मॉडिफाई करने में, लिखने में, सब चीज़ में आसान रहते हैं। इसके ऑपोजिट है ये लो लेवल लैंग्वेज कठिन होती है, उसको समझना कठिन है, उसको लिखना कठिन है, उसको पढ़ना भी कठिन है। हमारे पास बस की बात नहीं है। उसको कंप्यूटर समझ सकता है, कंप्यूटर पढ़ सकता है और कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है, और हमें वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में और लो लेवल से हाई लेवल में कंप्यूटर ने अपने आप से उसको कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है ना। इसमें जो उदाहरण है, जो बाकी सारी लैंग्वेज आपने सुन रखी होगी सारी की सारी इसी में आती है। जैसे सी हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा है, पाइथन है, पास्कल है, बेसिक है, कोबॉल है, एडा है, फोर्टेन है, सब जो जितनी दिख रही है आपको, और जो भी आपको नाम याद आए इसको छोड़ के असेंबली और बाइनरी लैंग्वेज दो को, इनको छोड़ देना। और ये मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इनको आप निकाल के बाकी जो भी लैंग्वेज है वो सारी की सारी किस में आएंगी, इसी में आएंगी, जो हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो दोस्तों ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में लिख देते हैं। अभी इसके उदाहरण कौन कौन से? फोर्टेन हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया। इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। अभी इनको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी है? एक तो प्रोसीजरल लैंग्वेज है और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OOPS ऐसे बोलते हैं इसको, OOPS, उप्स, ठीक है ना।
जो ये रहती है, इनमें भी जो पहली लैंग्वेज है वो इनमें थोड़ी लो लेवल है, और ये जो है ये हाई लेवल है, इनकी हाई लेवल की, ठीक है ना। इनका नाम नहीं है ये, ध्यान रखना, बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपके समझने के लिए कि इनमें ये थोड़ी पुरानी लैंग्वेज है, और ये जो है जो अभी की नई लैंग्वेज है, इनमें प्रोग्रामिंग काफ़ी हद तक और एकदम स्मूथ, और वीडियो गेमिंग वगैरह जो रहते हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है, वेबसाइट का निर्माण करने के लिए, ऐप्स बनाने के लिए, सब इसी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जाती है। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो थोड़ी पुरानी है, और उसमें छोटे छोटे फंक्शन वगैरह काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज में फंक्शन का कलेक्शन होता है। इससे प्रक्रिया में एक मुख्य प्रोग्राम को छोटे छोटे जो मुख्य फंक्शन है उसको छोटे छोटे फंक्शन में तोड़ा जाता है, ठीक है ना। इन फंक्शन में ऑपरेशन के लिए स्टेटमेंट होते हैं। जो आपने इसको लैंग्वेज को किया होगा तो फिर उसमें स्टेटमेंट होते हैं ऐसे करके, ठीक है। जैसे ये हो गया वेड में मेन हो गया, और मान लो ये हो गया, इसमें हमने ये शॉर्ट लिख दिया, कुछ भी मान लो जो हमें करना रहता है, रिटर्न लिख दिया। जो फंक्शन रहते हैं उसमें छोटे छोटे, अभी इसमें अलग लिखा जाएगा, फिर बाद में सेमीकोलन लगा के इसमें अलग लिखा जाएगा, ऐसे जो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। ऐसे नहीं कि आप एक में किसी का लिख रहे हो, एक में किसी का लिख रहे हो। जो प्रोग्राम हम सेट करते हैं उसी का होता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। एक साथ में प्रोग्राम रिलेटेड होना जरूरी है। मुख्य प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में बांटा जाता है। इन फंक्शन को ऑपरेशन के लिए स्टेटमेंट में तोड़ा जाता है, ठीक है। जब मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वे एक एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अभी जैसे ये मेन फंक्शन है, आप ऐसे समझो ये मेन फंक्शन है। अभी मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम, ये फंक्शन एक छोटा है, ये प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है, ठीक है ना। अभी ये एक फंक्शन हो गया, ये एक दूसरा फंक्शन हो गया, ये एक दूसरा फंक्शन हो गया। तो सारे ये प्रोसीजर है वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोसीजर करते हैं इसका, और फिर वापस मिला के मेन आउटपुट देते हैं। मेन प्रोग्राम होगा उसका आउटपुट फिर से ये एक ही इसमें देंगे, ठीक है ना। जो लास्ट में आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट होगा उनका, जो कॉमन आउटपुट सबका मिला के। और ये कंप्यूटर के जो ओ पी एस, सॉरी ओ पी एस में नहीं है वो, ये है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है उनकी। ओ पी एस में वो होती है C++, जावा और पाइथन, उनको उसमें रखा जाता है। तो CA, पास्कल है, कोबोल है, इनको इसमें ही रखा जाता है। प्रोसीजरल ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग, क्या नाम, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रकार की लैंग्वेज के उदाहरण है। एक होती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज जो होती है ये गैर प्रक्रियात्मक होती है। इस प्रकार की लैंग्वेज में यूजर को केवल स्पेसिफाई होता है व्हाट टू डू, कैसे का उत्तर नहीं होता है। हाउ टू डू, कैसे का उत्तर नहीं होता है। इसमें क्या का उत्तर होता है, व्हाट, क्या का उत्तर। इसे एप्लीकेशन या फंक्शनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए SQL है, और प्रोलॉग है, लिप्स है। इन लैंग्वेज को हमें ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। और एक होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो होती है प्रक्रियात्मक भाषा। प्रोग्राम के कोड जो रहते हैं सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। इसमें यूजर को ये स्पेसिफाई रहता है क्या और कैसे। इसमें दोनों ही होता है। उसमें क्या होता था कैसे का कोई उत्तर नहीं मिलता था। इसमें क्या का भी उत्तर मिलेगा
और कैसे का भी उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है पूरा, जो रहता है उसमें पहले से ही फिक्स उसी स्टेप में लिखा जाएगा। जैसे फोर्टेन है और कोबोल है, एल्गोल है, बेसिक है, सी एंड पास्कल, ये लैंग्वेज है, ये सारी इसमें आती है, ठीक है ना, प्रोसीजरल में। और एक जो अभी सबसे ज़्यादा चलने में और जो चलता है वो है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसमें इसको हम उप्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को मिला के एक कलेक्शन या सेट बनाते हैं, उसको हम उप्स बोलते हैं, OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। और जिसमें प्रोग्राम ऑब्जेक्ट में बांटे जाते हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर फंक्शन मेंबर का कलेक्शन होता है। मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो डाटा मेंबर और फंक्शन मेंबर, जो डाटा है वो फंक्शन है, उनका कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है कि ऑब्जेक्ट या तो डाटा होंगे या फंक्शन होंगे, उनमें से ही कोई चीज़ होगा। तो उनका जो कलेक्शन होगा या जो सेट होगा उनका एक साथ में, मतलब छोटे छोटे, जैसे ये हो गया, एक सेकंड, या वो पूरा चला गया ना, कोई ना, वापस करते हैं उसको। तो कहाँ थे हम, यहाँ थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले में। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है वो या तो डाटा होंगे या फंक्शन होंगे। डाटा रे यार पूरा, एक सेकंड, हाँ सॉरी, हाँ गड़बड़ हो गया। जो होता है अभी ये देखिए, ये है OOPS। अभी इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट या डाटा होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है जो डाटा या फंक्शन होते हैं ना, उनका सेट होता है। अभी इसका OOPS की पूरी क्लास एक सेपरेट लेक्चर बना के मैं आपको दे दूंगा, तो फिर आप इसको अभी के लिए यहाँ मत इसको घुसाइए, यहाँ लोड मत लो आप। C++ और जावा के लिए ये स्पेशली काम आता है, तो मैं आपको इसके लिए दे दूंगा। मैं एक वैसे ही ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो मैं आपको इसका एक लेक्चर बना के दे दूंगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पर आधारित भाषाएं में प्रोग्राम क्लास वे ऑब्जेक्ट पर आधारित होती है। तो अभी वही सेम बात है कि जो इसमें प्रोग्राम होंगे उनको क्लास बोलेंगे या फिर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। जो C लैंग्वेज में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और जो इसमें होंगे क्लास या ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जो प्रोग्राम ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसमें फंक्शन एक प्रोग्राम में आने पर प्रोग्राम के आउटपुट में एरर की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए OOPS लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हमें जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, जो थोड़ी इनसे लो लेवल लैंग्वेज होती है इनसे, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है ना, उनसे थोड़ी सी, और जिसमें फंक्शन हम एक प्रोग्राम में लेके आएंगे ना, तो फिर उसमें थोड़ी एरर की संभावना बढ़ जाएगी। फंक्शंस को एक साथ में हम एक प्रोग्राम में लेके आएंगे तो फिर उसमें थोड़ी एरर की संभावना बढ़ जाती है, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट वाले में ऐसा कुछ नहीं है। हम एक कितने भी बड़े प्रोग्राम को एक साथ में सेट करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो काफ़ी हेवी लोड वाले होते हैं, POP में बहुत सारे फंक्शन
फंक्शन को एक प्रोग्राम में आने पर प्रोग्राम के आउटपुट में एरर आने की संभावना रहती है, जबकि उप्स में ऐसा नहीं रहता है। उप्स में हम कितना भी बड़ा प्रोग्राम को एक साथ में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उप्स में लिखने में कोई प्रोग्राम कितना भी बड़ा लिखे, हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है बिल्कुल भी। जो उप्स के प्रोग्राम के प्रोसेसर फंक्शन या सब प्रोग्राम को उनके काम आने, ये क्या है मैं बताता हूँ इसको। जो उप्स के प्रोग्राम रहते हैं ना, उसके फंक्शन या सब ये सेम ही है। जो ये प्रोग्राम है उन्हीं को फंक्शन बोलेंगे, उन्हीं को सब प्रोग्राम बोलेंगे। उनके काम को हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं ना, वो बांटना आसान रहता है उप्स में, ठीक है ना। जो छोटा छोटा काम होगा वो ये करने में आसान है। जैसे आपने कोई काम लिया, उसको आपने काम लिया कि भाई मुझे ना कि पूरे साल में ये काम करना है, तो आप उस काम को देखोगे पूरे साल का, तो फिर आपको बहुत बड़ा लगेगा। जैसे कोई काम ले लिया कि आपने एक बुक ली है, कंप्यूटर की बुक ली है जिसको पढ़ना है, आप एक साथ तो सोचोगे यार ये कब ख़त्म होगी, पर आप ऐसा मत सोचो। उसको ना ऐसे कंप्यूटर पूरी बुक को लो, उसको चैप्टर को हिसाब से बांटो कि ये आज ये चैप्टर करना है, आज ये चैप्टर करना है। उसमें ही उससे अच्छा है और बांटो उसको कि सुबह के 3 घंटे मुझे ये चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ने, और शाम को ये टॉपिक पढ़ने, और दोपहर को ये टॉपिक पढ़ने। ऐसे करके आप जितना उसको छोटे छोटे भागों में बांटोगे ना, तो फिर वो उतना ही आसान होगा। तो ये बोल रहा है कि जितना छोटे छोटे भागों में बांटना इसमें आसान रहता है उप्स में, ठीक है ना। और इसके प्रोग्राम कहाँ है वो, हाँ, उप्स में हर कार्य के लिए एक क्लास बना दी जाती है। अभी जो फंक्शन रहता है ना, उसी को क्लास कहते हैं हम, फंक्शन या क्लास बोल सकते हैं उसको। कि इसमें उप्स में रहता है कि क्लास बना दी जाती है। जो फंक्शन रहता है उसकी एक या फंक्शन या क्लास बोल सकते हैं, मतलब उसको तोड़ के एक क्लास बना दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वो उसी काम को पूरा करना होता है। जो काम दिया हुआ है ना, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। क्लास है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से, मतलब सेम ही चीज़। अभी आप सी में जाओगे तो फंक्शन बोलोगे, और जो इधर आ गए तो क्लास बोल रहे हो। इस क्लास का प्रतिनिधित्व ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये पूरा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी अप्रोच है जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसके बारे में है कि जिसमें प्रॉब्लम होती है ना, उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम आप इन लैंग्वेज को अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड करके सोचिए कि आप एक बड़ा काम ले रहे हो। बड़े काम को एक साथ में करना आसान होगा या फिर उसको तोड़ तोड़ के छोटे काम करना आसान होगा। ये तो आप ही को पता है कि हम कोई काम ले रहे हैं, बड़ा काम लिया, उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट के करेंगे ना, तो फिर वो आसान होगा काम करने में। तो वही है सेम है कि हम जो भी प्रोग्राम या फंक्शन लेंगे या फिर कोई क्लास लेंगे, कोई जो है हम ऑब्जेक्ट या कुछ भी लेंगे ना, इसमें जो प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो उसमें जो लेंगे ना हम प्रोग्राम, उसको हम छोटे छोटे सब इस प्रोग्राम में तोड़ना, और फिर उनके से एक के वो इसको हम वापिस से बांटते हैं इन लैंग्वेज को ही। एक तो साइंटिस्ट जो यूज में लेते हैं उसके लिए, अभी उसका नाम दे दिया वैज्ञानिक लैंग्वेज करके, अब इसमें इतना कुछ नहीं है। और एक होता है कॉमर्शियल, जो व्यवसायिक में जो साइंटिस्ट लोग वगैरह रहते हैं, जो वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं, वो फोर्टेन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसी में ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है ना, इसमें और एल्गोल में। और जो कॉमर्शियल रहती है वो बाकी की लैंग्वेज रहती है जो कॉमर्शियल है। अभी इसमें जो है ना, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, वो सारी इसी में आएगी। क्योंकि इसमें क्या है, जो कॉमर्शियल काम में लेंगे, कोई किसी का प्रोग्राम बनाना हो, किसी कंपनी का पूरा सेट की प्रोग्राम का ऐसे क्या है, उसका कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाना हो, उसकी कोई वेबसाइट वगैरह डेवलप करनी हो, वैसे उसमें सब कुछ वही है, ठीक है ना। अभी एक जो है ये है, जैसे इसका कि
इसको लैंग्वेज का है, एक सेकंड यार, इसका पूरा मामला ख़राब हो रखा है। आपको सॉरी, यहाँ थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगा, पर इसको मैं सीधा नहीं कर पा रहा हूँ अभी, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जो मेन लैंग्वेज है उनको आपको मैं ना एक साइड इधर लिखवा देता हूँ। एक ट्रिक याद कर रखनी है आपको। जगह तो कहाँ, जगह भी तो नहीं दे रहा है ये, देखो इसकी तो नहीं, ये कुछ नहीं तो लिखने देगा नहीं कुछ करने देगा, इसी पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये लिखो आप, इस पे भी नहीं लिख सकता मैं, इसी पे लिखनी पड़ेगी जो भी लिखना है। आप लिखो फॉर गोल लिप्स RP, फॉर गोल लिप्स RP। अभी याद कैसे करना है, 4 से 410, गोल से एल्गोल, लिप्स यानी लिप्स, RP यानी RPP। अभी आपको फिर इसके आगे 2 सेंटेंस और जोड़ना है। बोल बोल आप लोग, बोल बोल आप लोग, बोल बोल आप लोग। बोल से पहले तो कोबोल, फिर आएगी स्नोबॉल। जो कोबोल है उसको ऐसे याद रखना, सी पहले आएगा और एस बाद में आएगा। तो बोल बोल आप लोग, बोल से पहले बोल से कोबोल, दूसरे स्नोबॉल, और जो तीसरी लैंग्वेज है आप से, इसमें APL। जो चौथी है वो है लोगो, लोग से लोगो। अभी इसमें एक और लास्ट है जो है बेसिक पास, लोग बेसिक पास, इसी में जोड़ना है आपको, लोग बेसिक पास। अभी ये लैंग्वेज है ना, ये आपको पूछेगा कभी कि इसका अरेंज करना, पहले कौन सी है ये, बाद में कौन सी है ये, तो इसके लिए आपको बहुत ही काम आएगी ये ट्रिक। ध्यान से इसको ट्रिक को एक बार कहीं पे भी लिख लेना जहाँ पे आप बैठते हो। अगर 2-4 दिन में 1-2 बार नज़र मार लोगे आप, 4-5 दिन में, तो ऐसे 4-5 बार नज़र गई ना, तो फिर ये हो जाएगा आपको। जो जब आएगा ना तो ऑप्शन से आप छोड़ने वाले नहीं हो इसको। और जो लास्ट की 3-4 लैंग्वेज है उनको ऐसे ही याद रखना है, C प्रोलॉग, C++ और जावा, ठीक है ना। अभी इनके एक सन पूछते हैं, C का सन इम्पोर्टेंट है। अभी इसको आप लिख लेना, मैं हटा रहा हूँ इसको। फॉर गोल लिप्स RP, फॉर गोल लिप्स RP। आप एक बार बोलना मेरे साथ में, ठीक है ना। फॉर गोल लिप्स RP, फॉर गोल लिप्स RP, बोल बोल, फॉर गोल लिप्स RP, बोल बोल आप लोग बेसिक पास। क्या बोलना है, फॉर गोल लिप्स RP, बोल बोल आप लोग बेसिक पास, ठीक है ना। ये हो गया इतना इसका बेसिक पास। हो गया इसमें यहाँ तक हो गया पास्कल तक, ठीक है ना। अभी ये 4 लैंग्वेज आपको अलग से याद रखनी है, C प्रोलॉग, C++, जावा, C प्रोलॉग, C++, जावा। लास्ट में कौन सी है, जावा। और सबसे एडवांस में भी कौन सी है, जावा ही है। जावा, पाइथन वगैरह ये हैं वो एडवांस लैंग्वेज में आती है, ठीक है ना। अभी इनका ना एक ये है जो ईयर कैसे 57, 58, 58, 59, 59, 62, 67, ये ना आप बेसिक पास इसको ना याद रखना, 64 में है ये, गड़बड़ ना कर दे कहीं आप। इसको आप एक बार फिर से चेक कर लेना, मैंने जो लिया है उसमें ये कुछ गड़बड़ है, सन में इधर उधर हो रखा है, तो आप इसको याद रखना। अगर ये ट्रिक याद रख रहे हो तो भी इसको याद रखना, बेसिक पास इसको साथ में रखना है, बेसिक पास को। तो
ये लोगों को कब आई थी यार, 67 में। इन इधर उधर सन का है, बाद में इसको भी क्लियर कर लेंगे। आप इसको एक बार होल्ड रख लेना। और जो ये मेन सी वाली, सी को 72 में, इस सी को तो आप भूलना ही नहीं। यहाँ इसकी सन 72, यह तो कहीं पे लिख लो 72 सी, 72 सी। और सी प्लस प्लस 78 79, 79 याद रख लेना, 78 79, 1978 79। सी लैंग्वेज ना, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, इसके और भी वर्जन आते गए हैं। अभी इसमें क्या है ना, नए नए वर्जन आते हैं जो लैंग्वेज होती है। तो सी प्लस प्लस में नए वर्जन आए हुए हैं। जैसे पहले आई थी 1978 79 में, ठीक है। फिर आई थी 1998 में, ठीक है। फिर आई थी 2003 में। ये दो क्वेश्चन याद रखना इम्पोर्टेंट। एक तो ये सी प्लस प्लस की है, ठीक है ना, सी प्लस प्लस की है। और जो उसके बाद में आई थी 2011 में, 2011 में इसका नया वर्जन फिर आया था। अभी 11 के बाद में आपको क्या करना है, इसको 3 से काउंट करना है। अभी 11 3 कितने हो गए, 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23। तो सबसे नया वर्जन कौन सा है सी प्लस प्लस का, 2023 का, ठीक है ना। ये आपको ऐसे याद रखना है कि पहली सी प्लस प्लस कब आई थी, 78 79 में। 78 आए तो 78, या 79 आए तो 79। अगर दोनों है तो 79 करना है आपको, क्योंकि जो स्टार्ट हुई थी वो 78 में हुई थी, और जो बन के पूरी हुई थी वो हुई थी 79 में। और बनी कहाँ पे थी, जो अमेरिका की AT&T कंपनी है, उसकी लेबोरेटरी, उसमें बनी थी, ठीक है ना। दोनों ही लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस, इन दोनों को ही कहाँ करना है, वहीं पे करना है। AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लेबोरेटरी है, जो कंपनी है उसकी लेबोरेटरी है, और ठीक है ना, उसी में बनाई गई थी ये। तो इसमें एक सी का निर्माण किसने किया, सी को किसने बनाया है। सी में देखो, एक का आपको इसमें भी ट्रिक बता देता हूँ, सी का भी याद रखने का। सी से ची ची ऐसे आता है ना, सी से ची ची चे का साउंड आता है ना, तो डेनिस रिची, ची रिची, सी रिची, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। डेनिस रिची, ठीक है ना। सॉरी यार, ये हो नहीं रहा है, कोई ना, मैं इसको ना आपको साथ जब पढ़ाऊँगा ना तो मैं सब लिखवा दूंगा बाकी और अलग से ही। इसको अभी सी पढ़ेंगे आज के लिए, तो फिर सी के बारे में हम ज़्यादा अभी जान लेंगे पूरा ही, ठीक है ना। अभी सी लैंग्वेज है वो आसान है। वो कठिन कौन सी लैंग्वेज थी, कठिन कौन सी लैंग्वेज थी, बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी थी, बाइनरी और असेंबली। कौन सी, असेंबली। बाइनरी और असेंबली, बोलो एक बार, बाइनरी और असेंबली। क्योंकि वो ना बहुत डिटेल में थी, उनका वो से उनको हम लिख ही नहीं सकते, पहली बात है। ह्यूमन के बस की बात नहीं है, वो कंप्यूटर में ही रहती है, कंप्यूटर के लिए ही होता है, ठीक है ना। और जो सी लैंग्वेज है वो उनसे थोड़ी हार्ड है, पर सी लैंग्वेज भी कठिन है बजाय सी प्लस प्लस के। कैसे, अभी हम इसमें तुलना करेंगे तो फिर सी खुद लैंग्वेज कठिन हो जाएगी सी प्लस प्लस की तुलना में, और जो अदर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनकी तुलना में, ठीक है ना। क्योंकि ये भी काफ़ी डिटेल में है लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बनाया किसने, डेनिस रिची ने। ची याद रखना आपको, सी से ची, सी से ची,
और AT&T लेबोरेटरी है, ये लेबोरेटरी में बनाई गई थी। कौन सी लेबोरेटरी? AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ये लेबोरेटरी है, बेल लेबोरेटरी है। बेल लेबोरेटरी में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है ना। जो सी लैंग्वेज का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किस कंप्यूटर में किया गया था? तो ये कंप्यूटर का नाम है, क्या नाम है? डेक PDF 11 PDP, सॉरी PDP, डेक PDP 11 इस नाम से कंप्यूटर है। उसी में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कंप्यूटर था ना उसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग ये क्या है, इसको हटाओ। सबसे पहले प्रोग्रामिंग है वो BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी प्रोग्रामिंग है सन 1967 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मार्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। यार इसमें काफ़ी वर्ड को ना इधर उधर लिखा हुआ है। ये रिचर्ड आपको नाम याद रखना है, एम रिचर्ड करके नाम देते हैं वो, मार्टिन रिचर्ड। देखो रिचर्ड है ना, रिचर्ड। ठीक है। आया ना। देखो रिची और रिचर्ड, क्योंकि अभी देखो आप पहले ये BCPL लैंग्वेज है ना, इसी लैंग्वेज से ये निकली है सी लैंग्वेज। ये जो पहले B निकली फिर C निकली, ऐसे। तो रिची से सी रिच और रिचर्ड है वो उससे पहले जो लैंग्वेज बनी थी BCPL, बेसिक कॉम्बाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक कॉम्बाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनी थी। उसके बाद में जो आई थी, पहले B आई थी और उसके बाद में फिर C आई थी, ऐसे इसी लैंग्वेज से ये निकाली गई थी। इसके बाद केन थॉम्सन ने BCPL को बढ़ाकर 1970 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार की जिसका नाम BCPL के प्रथम अक्षर, ये देखो आ गया ना B, जिसमें C है उसमें आप ये रिच नाम याद रखना। ठीक है ना, रिच और रिची सी में रिची, और जो इसमें है B में इसमें है थॉम्सन, और जो BCPL है BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, BC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें जो C है तो इसमें रिचर्ड आपको याद रखना है। ठीक है ना, ऐसे करके, क्योंकि ये नाम पूछते हैं आपको, ये नाम पक्का पूछेंगे कहीं ना कहीं। आजकल तो वो देते हैं इसमें 4-5 ऑप्शन देंगे, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, इधर दे दिया, इधर नाम दे दिया, इधर नाम दे दिया, इधर नाम, मैच करो। चलो, क्योंकि जो आप देख रहे हो राजस्थान में जो कैसे क्या पेपर बन रहे हैं अभी एकदम UPSC लेवल के, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पेपर निकल गया। अच्छे से नहीं पढ़ाना तो पता भी नहीं चलेगा, वहाँ जाके आएंगे बोलेंगे पेपर बहुत टफ था, बस यही नाम आएगा बाहर निकल के, पेपर बहुत टफ था। ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनके नाम वगैरह याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछते हैं, नाम ही पूछेंगे और पूछेंगे क्या, ये पूछेंगे लेबोरेटरी का, क्योंकि प्रोग्रामिंग पूछना तो क्या ना उनके पक्ष में जाता है, जो BTech वगैरह कर रखे ना, और जो MTech कर रखे हैं उनके पक्ष में, क्योंकि उनके तो प्रोग्रामिंग एकदम है लर्न पूरी, तो फिर ये बेसिक पूछते हैं, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, ऐसे लगता ही नहीं है कि इतना हार्ड है, पर हार्ड ऐसे है कि उनको भी इतना ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि वो इसमें ज़्यादा घुसते नहीं है। अभी उसके हिस्ट्री वगैरह में कौन जाएगा, C की हिस्ट्री है, अभी C की हिस्ट्री में कौन जाएगा, तो ये GK और इसको मिला के पूछते हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छे से।
ठीक है ना। और BCPL था बी लैंग्वेज के आधार पर डेनियस रिची ने BCPL को दूसरा अक्षर ये सी लिया उसके बाद में, ठीक है ना। ये सी लैंग्वेज रखा, प्रोग्रामिंग भाषा बनाया गया, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट पुनः सी में लिखे गए। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, उसी को वापस से ज़्यादातर उसी कंपोनेंट थे वो पुनः सी में लिखे गए थे। सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें पहले प्रोग्राम के एक साथ मशीन लैंग्वेज में बदलकर कंपाइलर द्वारा कंप्लीट किया जाता है। ये कंपाइलर द्वारा कंपाइल किया, हाँ सॉरी, कंपाइलर द्वारा कंपाइल किया जाता है, ठीक है ना। हमारे उसको कंपाइल किया जाता है जो सी लैंग्वेज है ना, उसको एक ही साथ में। वरना क्या होता है, ऐसे पेज बाय पेज होता है, वरना लाइन बाय लाइन होता है, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है, सी में होता है, वो होता है कि सी में लैंग्वेज को वो एक पूरा एक हाथ ही ने इन बदल देवे, ठीक है ना। लैंग्वेज को पूरे एक साथ में ही मशीन लैंग्वेज में बदल दे। और मशीन लैंग्वेज 5 या 5 6 चीज तो वापस जो प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज है उसमें भी वापस ये बदल के देता है हमें, ठीक है। और जब ऐसा हुआ ना, तो जब भिन्न भिन्न जो कंपनी थी उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनके कंपाइलर बना लिए, तो फिर इसमें एक प्रॉब्लम आने लगी कि इसमें जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम सी थी उसको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब उसको फॉरवर्ड करते थे तो फिर उसमें मुश्किल आती थी कि डाटा जो मिसमैच होने लग गया था। तो इस समय से इसमें वो समस्या बन गई ये एक, जब भिन्न भिन्न कंपनी ने अपने हिसाब से कंपाइलर बना लिए इस कारण सी प्रोग्रामिंग को एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर में ले जाना और चलाना इतना मुश्किल हो गया था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ANSI जो अमेरिका की वो एक है नेशनल स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सेट करती है ना, वो इंस्टीट्यूट है। 1989 में सी प्रोग्रामिंग भाषा का एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया, मानक तैयार किया गया, जिसका नाम है जो सी रखा गया, मतलब सी की बात करें तो उसका नाम वही रखा गया, ANSI है ना, ANSI, ऐसे ANSI सी रखा गया। और ANSI में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सी, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट है इसका नाम ये पूरा, और इसका ये सी लेके ऐसे ANSI रखा गया और ANSI सी मानक तैयार किया गया। ANSI सी को C89 भी कहा जाता है, ठीक है। ISO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड सेट करता है, जिसका हम जो कोई भी लेते हैं ना तो उस पर टैग चेक करते हैं कि ISI का है या फिर ISO का है, ऐसे स्टैंडर्ड चेक करते हैं ना, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड सेट करता है। कोई भी चीज़ होगी तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर है तो ऑब्वियसली इसका स्टैंडर्ड तो होगा ही। कोई भी चीज़ होगी इसको स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि वो चीज़ है तो उसको वैसा रखना है इसी स्टैंडर्ड पे, उससे आप उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ISO ने 1990 में इसको मान्यता दे दिया, ठीक है ना, अप्रूव कर इसे C90 नाम दिया गया। जो पहले नाम था ना C89, इसी को जब इसने ISO ने जब प्रमाणित किया, जिसको अप्रूव किया, तो फिर उसका नाम बदल के अभी इसका C90 कर दिया गया। अभी इसका नाम ना सी को हम बदलते रहते हैं, जैसे ही कोई दूसरा जो इसका आएगा वर्जन, नया वर्जन आएगा तो उसमें नाम चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। ISO जो है इसके द्वारा सी को
1999 में सी लैंग्वेज के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के लिए एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया जिसका नाम C99 था। तो लो अभी जो नाम है वो चेंज होते रहते हैं, जब जिस ईयर आता है ना उसी हिसाब से हम उनका नाम सेट कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, इसका नाम C99 हो गया, और 11 वाले का C11 हो गया, और 2018 वाले का C18 हो गया। ये मतलब इनका नाम है। अभी इनको हम ऐसे, ये क्या लिख दिया है यार, मानक नाम है, इनके मानक नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। C17 और C18 के बाद सी लैंग्वेज का लेटेस्ट स्टैंडर्ड C23 है। मतलब जो 23 है ना वो अभी का नया आया हुआ है। C और C++ दोनों का 2023 में आया हुआ है, ठीक है। और जो अक्टूबर 2024 में ये पब्लिश किया गया था। अब आप ऐसे मत सोचना कि 2024 में किया गया था तो 2023 कैसे नाम दिया गया है। जैसे कभी कभी होता है कि एक साल पहले जिस साल हम शुरू करते हैं ना वो जो लैंग्वेज बनाने के लिए नई उसका वर्जन, तो उसी हिसाब से जब लैंग्वेज काफ़ी हद तक बन के तैयार हो जाती है उसको वो कर दिया जाता है पब्लिश, और बाद में उसका क्या होता है ना, अनाउंसमेंट हो जाता है पहले ही और फिर बाद में पब्लिश होती है। तो फिर उस हिसाब से जैसे अनाउंसमेंट होता है ना तो फिर उस हिसाब से नाम भी पहले ही दे देते हैं ऐसे, ठीक है ना। और ये काफ़ी लफड़ा भी करता है, क्योंकि अभी आपको देंगे कि जो अक्टूबर 2024 में आई उसका नाम क्या है, वो देंगे C24 C23 ऐसे करके। तो फिर यहाँ कन्फ्यूज़ भी क्रिएट होता है कि ज़्यादा चांस होंगे कि C24 को ही लगा दे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, भूल जाते हैं जाते जाते, काफ़ी इतना सारा पढ़ेंगे तो फिर याद रहने में रखना भी पड़ता है उसको, फिर इधर उधर कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूज होते भी हैं हम। तो ये ध्यान रखना, जो 23 है वो 24 में आई है, ठीक है ना, 2024 में। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को ब्लॉक के रूप में लिख सकते हैं, जिसे प्रोग्राम अपने आप से बनाए जा सकते हैं। अभी इसको ना हम ब्लॉक्स में लिख सकते हैं। सी लैंग्वेज प्रोग्राम है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये एक हो गया, इसको हम दूसरे इस ब्लॉक में हो गया, ऐसे ब्लॉक्स में लिख सकते हैं प्रोग्राम को, जिसमें प्रोग्राम को आसानी से सेट किया जाता है और लिखना भी आसान होता है और पढ़ने वाले की भी आसान रहता है ये, ठीक है ना। और इसका वो स्टैंडर्ड भी वैसा ही है कि पूरा एकदम वैसे ही लिखना पड़ता है, जो हमें क्या रिटर्न चाहिए, क्या उसका हमें उसमें वैल्यू सेट करते हैं, तो फिर उसको उस हिसाब से, अगर लिखने में थोड़ी गड़बड़ हुई तो फिर आउटपुट देगा वो भी गड़बड़ ही देगा, ठीक है।